नमस्कार दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस क्लास में हम यूपीएससी प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ संगठनों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे जहां से आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं। तो आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं सार्क एवं बिम्स्टेक के बारे में, दक्षेस एवं बिम्स्टेक के बारे में। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा सार्क को सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया सार्क का ही दूसरा नाम जो है वो बेसिकली दक्षेस है। सार्क का ही दूसरा नाम जो है वो दक्षेस है। अब सबसे पहले हम ये तय करें कि हमें सार्क में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सार्क में जो पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं कि सबसे पहले सार्क का पूरा नाम क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि सार्क की स्थापना कब हुई, इस्टेब्लिशमेंट। फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा सार्क का उद्देश्य क्या है। फिर उसके बाद में सार्क का मुख्यालय कहां पर है। उसके बाद में सार्क के संस्थापक देश कौन से हैं, फाउंडर कंट्रीज ऑफ सार्क के संस्थापक देश कौन से हैं। उसके बाद में सार्क का नया सदस्य कौन बना है, न्यू मेंबर ऑफ सार्क का नया सदस्य। सार्क का सिद्धांत क्या है, एक हम पढ़ेंगे कि सार्क अपनी स्थापना के 35 वर्षों के बाद भी एक सफल संगठन के रूप में स्थापित क्यों नहीं हो सका है। सार्क अपनी स्थापना के 35 वर्षों के बाद भी एक सफल संगठन के रूप में स्थापित क्यों नहीं हो सका है। सफल संगठन के रूप में स्थापित क्यों नहीं, जबकि इसके बाद के जो संगठन स्टैब्लिश हुए हैं, जैसे आप देखेंगे एससीओ, संघाई सहयोग संगठन, इब्सा, ब्रिक्स, वो काफी सफल है। तो क्या कारण है कि सार्क एक सफल संगठन के रूप में स्थापित नहीं हो सका है। एक हम पढ़ेंगे कि क्या सार्क का विकल्प जो है, विकल्प कहते हैं अल्टरनेटिव को, क्या सार्क का विकल्प बिम्स्टेक बन सकता है। एक हमारा यह भी पॉइंट होगा कि क्या सार्क का विकल्प बिम्स्टेक बन सकता है। एक जो है इसके बाद में ये चीजें जो है, एक क्वेश्चन और भी बन सकता है आपका कि सार्क के कौन कौन से पर्यवेक्षक सदस्य हैं, उसके ऑब्जर्वर मेंबर्स कौन से हैं, सार्क में किन देशों को ऑब्जर्वर नेशन का दर्जा दे रखा है। एक हम ये भी पढ़ें कि सार्क के महासचिव कौन है। सार्क के महासचिव कहते हैं जनरल सेक्रेटरी को, और ये किस आधार पर तय होता है कि सार्क का महासचिव कौन बनेगा। तो ये पॉइंट्स जो है वो हमें बहुत बेहतर तरीके से देखने हैं। सार्क का चूंकि लेटेस्ट समिट तो हुई नहीं है, जो 20वां सम्मेलन है उसके बारे में हमें ध्यान में रखना है। तो ये सबसे पहले पॉइंट्स हैं जो हमें सार्क में ध्यान में रखते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करें। सबसे पहले पूरा नाम बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो दक्षिण एशिया है, साउथ एशिया जो है, उस साउथ एशिया में मुख्यतः 7 देश आते हैं। जो दक्षिण एशिया है, उस दक्षिण एशिया में मुख्यतः जो 7 देश आते हैं, वो 7 देश सार्क के मेंबर हैं। वो 7 देश कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर 1 भारत, नंबर 2 यहां पर ये पाकिस्तान, नंबर 3 यहां पर ये आ गया मालदीव, उसके बाद में यहां पर ये आ गया श्रीलंका, यहां पर ये आ गया बांग्लादेश, यहां पर ये आ गया भूटान। तो ये जो मैंने आपको बताया मैप वाइज,
ये मैप जो है ये बेसिकली आता है दक्षिण एशिया के अंदर। यहां पर आप स्पेशली ध्यान रखें कि ये पूरा साउथ एशिया का पार्ट है, और दक्षिण एशिया में जो देश आते हैं, अगर हम पश्चिम से लें तो पश्चिम से पाकिस्तान, भारत, मालदीव, श्रीलंका। यहां पर ये देश जो है ये श्रीलंका है, ये जो है बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश, यहां पर ये नेपाल है और ये भूटान है। और ध्यान रखना ये सब के सब देश जो है वो वर्ल्ड मैप में साउथ एशिया में आते हैं, दक्षिण एशिया में आते हैं। तो इन दक्षिण एशिया देशों में, स्पेशली दक्षिण एशिया में 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 देश जो है वो साउथ एशिया में आते हैं। और इन दक्षिण एशिया देशों ने आपस में सामूहिक आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी करने के लिए, दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन कल्याण में सुधार करने के लिए, उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दक्षिण एशिया का एक प्लेटफॉर्म हो, इस रूप में सार्क की स्थापना की गई। तो सार्क जो है, सबसे पहले हमने ये देखा कि मैप वाइज दक्षिण एशियाई देशों ने मिलकर जिस संगठन की स्थापना की उसे हम कहते हैं साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखोगे कि सार्क का पूरा नाम जो है, सार्क की फुल फॉर्म जो है वो है दक्षिण एशियाई, हिंदी में लिखूं मैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका पूरा नाम है। और ये जो है दक्षिण एशिया के देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की। यहां पर ध्यान रखना, इस जगह पर एक देश और आता है जो बाद में शामिल हुआ है, उसका नाम है अफगानिस्तान। और वैसे भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो अफगानिस्तान न तो पूरी तरह से पश्चिमी एशिया में आता है और नई दक्षिण एशिया में है, ये बीच में लटका हुआ एक देश है। और सार्क में कुछ कमी रह गई थी कि आपने अफगानिस्तान को और शामिल कर लिया, इससे एक बीमारी की संख्या और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सार्क तो पहले से सफल नहीं था और आपने अफगानिस्तान को शामिल करके कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो सार्क की चुनौतियां कम नहीं हुई है, बल्कि अफगानिस्तान को शामिल करने से उसकी चैलेंजिंग और बढ़ी है। तो जो बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताया, सबसे पहले ये बताया कि सार्क का पूरा नाम क्या है। तो सार्क का पूरा नाम जो है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जिसे संक्षेप में दक्षेस भी कहा जाता है। इसी आधार पर इसे दक्षेस भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 7 से 8 दिसंबर, 2 दिन तक चला था, 7 से 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना कहां पर हुई? तो इसकी स्थापना ढाका में हुई थी, और ढाका बेसिकली बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है जहां पर सार्क की स्थापना हुई। अब आप, हमने बांग्लादेश पढ़ लिया है, आप बांग्लादेश के टॉपिक को पिछले वीडियो में जरूर देखें। मैंने कहा था कि 1971 में बांग्लादेश बना। 16 दिसंबर 1971 को विजय दिवस मनाते हैं, जिसके बाद में बांग्लादेश का उद्भव होता है पाकिस्तान से। उसके बाद 1972 से 75 तक बांग्लादेश में डेमोक्रेसी रही, लेकिन 75 से लेकर लगभग 1990 तक बांग्लादेश में तानाशाही रही, डिक्टेटरशिप रही। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, जिस लोकतांत्रिक संगठन की स्थापना 1985 में ढाका में हुई, उस समय बांग्लादेश में एक तानाशाही राष्ट्रपति था। इससे आप ये समझेंगे कि जिस देश में बांग्लादेश की रूपरेखा तैयार की गई, उस देश में खुद में डिक्टेटरशिप उस समय थी। तो हम उसकी सफलता की कामना किस प्रकार से कर सकते हैं? लेकिन जो भी हो, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश की स्थापना
7 से 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई। अब उसके बाद जो बिंदु होगा वो बिंदु हमें ध्यान में रखना है कि आपसे पूछे कि स्थापना कहां हुई, तो ढाका में। एक क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया है कि सार्क की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी। तो ध्यान रखना, जिस देश में स्थापना होती है उसके उसी सिटी के नाम पर डिक्लेरेशन लेटर तैयार होता है। तो यहां पर इसकी स्थापना हुई ढाका घोषणा पत्र के आधार पर। इसकी स्थापना हुई ढाका घोषणा पत्र, जिसको हम कहेंगे ढाका डिक्लेरेशन लेटर के आधार पर। अब एक क्वेश्चन और कि बांग्लादेश स्थापना के बाद सार्क दिवस या दक्षेस दिवस कब मनाया जाता है। तो सार्क डे या दक्षेस दिवस जो है ये बेसिकली 8 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 8 दिसंबर 1985 को सार्क अस्तित्व में आ चुका था। इसलिए हर वर्ष 8 दिसंबर सार्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद हम देखें कि सार्क जो एक इंपॉर्टेंट दक्षिण एशियाई संगठन है, उस सार्क का ऑब्जेक्ट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य आप लोग ध्यान रखना, सार्क का उद्देश्य ही सार्क की कमी है। आप लोग सब उद्देश्य कमी कैसे हो सकता है, तो ध्यान रखना, हम जैसे पढ़ेंगे संघाई 5 का केवल एक ऑब्जेक्ट था, सीमावर्ती विवादों का समाधान करना, केवल एक ऑब्जेक्ट था। और 4 साल के भीतर संघाई 5 ने वो उद्देश्य पूरा प्राप्त किया और वो संघाई 5 से SCO में चेंज हो गया। मैं आपको कहना चाहूंगा कि दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति, सबसे सफल संगठन वो है जिसका उद्देश्य निश्चित हो। और यहां पर सार्क का उद्देश्य बहुउद्देश्य होना ही उसकी असफलता का पहला कारण है। कैसे कि सार्क ने अपना कोई ऑब्जेक्ट एक नहीं रखा है। आप देखिए, सार्क का पहला उद्देश्य है दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। लाइफ स्टैंडर्ड जो है, पहला पॉइंट जो बताया है, जीवन स्तर में सुधार करना, लोक कल्याण बनाना, लोक कल्याणकारी बनाना। दूसरा पॉइंट है दक्षिण एशिया का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को सुनिश्चित करना। तो आप देखिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास अपने आप में बड़ा हो गया। तीसरा, दक्षिण एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी करना। तो तीसरा ऑब्जेक्ट जो है वो है सामूहिक आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी करना। सामूहिक आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी करना इसका तीसरा ऑब्जेक्ट है। और यह भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है कि आप सामूहिक आत्मनिर्भरता में किस प्रकार से बढ़ोतरी कर सकते हो। चौथा उद्देश्य इसका है कि सामान्य हित के मामले हो या साझा हित के मामले हो, सामान्य या साझा हित के मामले हो, किसके, दक्षिण एशिया के सामान्य या साझा हित के मामलों पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक मंच के रूप में काम करना। साझा या सामान्य हित के मामलों पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को स्थापित करना भी आप लिख सकते हैं। तो ये भी मामलों पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग स्थापित करना या सहयोग के रूप में काम करना भी इसका ऑब्जेक्ट है। साथ ही साथ कुछ और बच गया तो और डाल दीजिए। पांचवा है सांस्कृतिक एवं तकनीकी विकास करना। सांस्कृतिक एवं तकनीकी विकास भी इसके सहयोग में शामिल है। तो आप यहां पे देखिए, सार्क का जो उद्देश्य है वो बेसिकली बहुउद्देशीय है। यहां पर स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि सार्क एक बहुउद्देशीय संगठन है। सार्क जो है वो एक मल्टी ऑब्जेक्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं इसकी कमी को दिखाता है। वापस में रिपीट कर रहा हूं कि सार्क दुनिया का एक ऐसा संगठन है जो बहुउद्देशीय संगठन है। जैसे सार्क का पहला उद्देश्य है दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन कल्याण में सुधार के लिए उनके जीवन स्तर को उच्च करना, सामूहिक आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी करना, आर्थिक, सामाजिक और
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास पर सहयोग करना, आपसी हितों या सामान्य हित के मामलों पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपस में सहयोग स्थापित करना। जैसे अगर ग्लोबल वार्मिंग की मीटिंग हो रही है पेरिस के अंदर, तो दक्षिण एशिया के मुद्दे को एक साथ सार्क के माध्यम से वहां पर रखना, ये कहीं ना कहीं सार्क के ऑब्जेक्ट में है। और साथ ही साथ सांस्कृतिक और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा देना। तो आप देख सकते हो ये जो है सार्क में है। एक हम यहां भी पढ़ेंगे कि सार्क की कमियां क्या है, उसी में देख लेंगे कि सफल क्यों नहीं हो सका है। अब आपसे पूछे कि सार्क का मुख्यालय कहां पर बनाया गया, तो जैसा कि आप लोग जानते हो हेडक्वार्टर एक ऐसी चीज है जो ऐसी जगह बनानी चाहिए जो सुगम हो, जहां इजीली अप्रोच हो। लेकिन आप देखिए सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो हेडक्वार्टर बनाया गया काठमांडू के अंदर, जबकि काठमांडू की तुलना में अगर इन सब देशों की भौगोलिक दृष्टिकोण देखें तो भारत इसके बीचों बीच में है और दिल्ली सबसे बेहतर इसका मुख्यालय बन सकता था। लेकिन क्योंकि सबको राजी करना था, इसलिए काठमांडू नेपाल के अंदर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, जो भी इसकी कमी की ओर संकेत करता है, क्योंकि इससे बेहतर कनेक्टिविटी स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ आपसे पूछिए कि इसके संस्थापक देश कौन से हैं, इसके फाउंडर कंट्रीज कौन से हैं, तो संस्थापक देशों में सबसे बड़ा फाउंडर कंट्री है भारत, बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई, बांग्लादेश। तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, भूटान, और दो दक्षिण एशिया में है श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव। और वर्ष 2007 में कौन सा देश, जिसका जब सार्क की समिट भारत में हुई थी, तब 2007 में सार्क के नए मेंबर के रूप में अफगानिस्तान को शामिल किया गया। अफगानिस्तान जो है वो सार्क की स्थापना के लगभग 22 साल बाद में इसका मेंबर बना है। तो ये भी पॉइंट आप यहां पर बहुत बेहतर तरीके से ध्यान में रखोगे, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक पॉइंट मैंने आपके सामने बताया। अब एक मुद्दा आएगा कि सार्क के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ सार्क। तो सार्क के सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें दो सिद्धांतों के बारे में स्पेशली ध्यान देना है। और वो दो सिद्धांत क्या है कि सार्क के देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सार्क के देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे एवं आपसी लाभों के सिद्धांतों का सम्मान करेंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर कट है, पहला प्रिंसिपल है सार्क के देश आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और दूसरा पॉइंट आप और समझना, इसका दूसरा बिंदु है सार्क के देश अपने आपसी विवादों को, मतलब बायलैटरल डिस्प्यूट्स को, आपसी विवादों को सार्क के मंच पर नहीं उठाएंगे। अब यहां पर ये दो सिद्धांत जो है, पहला सिद्धांत जो है सार्क का पहला सिद्धांत है कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये पहला है। और दूसरा सिद्धांत सार्क का है और वो है कि द्विपक्षीय जो मुद्दे होंगे, बायलैटरल इश्यूज जो होंगे, उसको सार्क के मंच पर द्विपक्षीय मुद्दों को सार्क के मंच पर न उठाना भी इसका ऑब्जेक्ट होगा। द्विपक्षीय मुद्दों को सार्क के मंच पर न उठाना। और कहीं ना कहीं सार्क की असफलता के ये दो कारण भी हैं, क्योंकि जैसे ही सार्क की मीटिंग शुरू होती है, सार्क का सम्मेलन शुरू होता है, पाकिस्तान जैसा देश जिसके पास कश्मीर बिंदु है, कश्मीर मुद्दा है, वो कश्मीर के मुद्दे को बार बार सार्क के मंच पर उठाकर भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव पैदा करता है और यही सम्मेलन शुरू होता है और यही समाप्त हो जाता है। जबकि शिमला समझौते में क्लियर कट है कि
कश्मीर का मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच का एक द्विपक्षीय मुद्दा है, इसे किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाया जाएगा। तो यहां पर यह बिंदु भी आप ध्यान रखोगे। एक आपसे पूछे कि सार्क का विकल्प कौन बन रहा है, तो उत्तर होगा सार्क के नए विकल्प के रूप में बिम्स्टेक को देखा जा रहा है, जिसको हम अभी पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि सार्क में किन किन देशों को सार्क में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है, किन किन देशों को सार्क में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखना सार्क में अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन, थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूं लेकिन आप लोग थोड़ा समझौता करना, मैं उसके साथ साथ में बोल भी रहा हूं। तो पहला अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन, नंबर 4 म्यांमार, नंबर 5 साउथ कोरिया, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 ईरान, नंबर 7 ईरान। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर लें और दो देश और जोड़े जो लेटेस्ट जुड़े हैं, मॉरिशस और जापान। मॉरिशस और जापान, ये इसके ऑब्जर्वर हैं। मतलब जब जब सार्क की समिट होती है तब तब ये देश भी उसमें आते हैं एज ए ऑब्जर्वर मेंबर। जैसे कई बार भाई भाई लड़ते हैं तो मामा जी को बीच में बैठा दिया जाता है, वैसे ही पर्यवेक्षकों को भी दी जाती है ताकि अन्य संगठनों के साथ एक कोऑपरेशन स्टैब्लिश कर सके, सार्क को एक प्लेटफॉर्म के रूप में स्टैब्लिश करके अन्य देशों के साथ में संबंध स्थापित कर सके। जैसे आसियान एक यूनिट है, आसियान एक संगठन है, और आसियान +1 का मतलब होगा आसियान की भारत के साथ बातचीत। तो इसी प्रकार सार्क को डेवलप करने के लिए उसमें पर्यवेक्षकों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि सार्क के देश आपस में द्विपक्षीय मुद्दों से ऊपर उठकर दक्षिण एशिया के एक बेहतर प्लेटफॉर्म के रूप में सार्क का प्रयोग करें। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी दिखती है, क्योंकि चीन जैसे देश के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो भी सार्क को सफल नहीं होने दे रहा है, क्योंकि वह पाकिस्तान के माध्यम से बार बार कश्मीर मुद्दे को सार्क के मंच पर उठवाता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। एक आपसे पूछे कि सार्क के अब तक के कितने सम्मेलन भारत में हुए हैं, सार्क के सम्मेलन भारत में कब कब हुए हैं, सार्क की ऐसे कितने समिट है जो भारत में ही है, तो अब तक 3, 1986, 95 और 2007। 1986 में दूसरा, फिर 1995 में और फिर 2007। ये 3 समिट जो है ये सार्क की भारत में हुई है, सार्क की समिट भारत में है। और आपसे पूछे कि सार्क का महासचिव कौन है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ सार्क, तो अभी है पाकिस्तान की अमजद बी हुसैन। अमजद बी हुसैन जो है वो इसकी नई जनरल सेक्रेटरी है 2017 से। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने कुछ बहुत सारे बेसिक पॉइंट आपके सामने रखे हैं, केवल 2 पॉइंट रह गए आपके पास। वो एक पॉइंट तो है कि क्या सार्क का विकल्प बिम्स्टेक बन सकता है, और एक बिंदु हमें ध्यान रखना है कि सार्क 35 वर्षों के बाद भी एक सफल संगठन के रूप में स्थापित क्यों नहीं हो सका है। तो ये पढ़ने से पहले एक बार हम पूरे का आप स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत बेहतर तरीके से। अगर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है तो मेरा वॉइस, मेरी जो आवाज है उसके माध्यम से आप पूरा करने का प्रयास करें। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आज हमने जो ऑर्गेनाइजेशन लिया उसका नाम है सार्क। सार्क जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है, लेकिन अपनी स्थापना के 35 वर्षों के बाद भी ये एक सफल संगठन के रूप में स्थापित नहीं हो सका है। तो क्या सार्क की प्रासंगिकता कम हो रही है, ये भी हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं 2 मिनट में एक बार वापस आपको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले सार्क का पूरा नाम जो है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है।
दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। यहां पर एक बिंदु और आपको आना चाहिए और वो है कि यहां पर लिखा हुआ है क्षेत्रीय सहयोग। तो जाहिर सी बात है एक बिंदु आपके पास में ये होना चाहिए कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में किन किन बिंदुओं को क्षेत्रीय सहयोग का आधार बनाया गया है, मतलब किन किन में क्षेत्रीय सहयोग रखा जाएगा। तो उसके लिए पहले मैं एक बार रिवाइज करें फिर हम देखें। देखो सबसे पहले साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को हुई। सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को हुई। 8 दिसंबर को इसकी कंप्लीट प्रक्रिया पूरी होती है, इसलिए 8 दिसंबर को सार्क डे मनाया जाता है। फिर सार्क की स्थापना कहां हुई, तो सार्क की स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई। यहां पर ध्यान रखना कि जिस लोकतांत्रिक संगठन की स्थापना हुई वो एक ऐसी जगह पर हुई जिसमें खुद में वहां पर लोकतंत्र के स्थान पर तानाशाही शासन था और उद्देश्य था बांग्लादेश। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि जिस समय सार्क की स्थापना हुई आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि जिस समय सार्क की स्थापना हुई उस समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थे, पहला पॉइंट। और दूसरा, सार्क की स्थापना के समय बांग्लादेश का राष्ट्रपति कौन था। यह तय है कि जो भी था वो एक तानाशाही राष्ट्रपति था। कमेंट बॉक्स में आप तुरंत नाम लिखकर बताएं। उसके बाद में सार्क की स्थापना ढाका में हुई, इसलिए कहते हैं कि ढाका घोषणा पत्र के तहत सार्क की स्थापना हुई थी। अब सार्क का उद्देश्य क्या है, तो सार्क का पहला उद्देश्य है दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, दक्षिण एशिया का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास सुनिश्चित करना, दक्षिण एशिया में सामूहिक आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी करना। चौथा पॉइंट, सामान्य या साझा हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपस में सहयोग करना, संस्कृति एवं तकनीकी सहयोग को भी बढ़ावा देना। इस प्रकार स्पष्ट है कि सार्क एक बहुउद्देशीय संगठन है। सार्क एक बहुउद्देशीय संगठन है। एक आपसे पूछे कि सार्क का मुख्यालय कहां पर है, तो जाहिर सी बात है मुख्यालय एक ऐसी जगह पर होना चाहिए जो बेटर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे सके, परंतु यहां पर भी एक कमी दिखाई देती है कि सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो नेपाल में है, जबकि भौगोलिक और कनेक्टिविटी की पॉइंट से इसका हेडक्वार्टर निश्चित रूप से भारत में होना चाहिए था। उसके बाद हम देखें कि जिस समय सार्क की स्थापना हुई उस समय इसके संस्थापक देश 7 थे और वो 7 है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। ये जो देश है ये बेसिकली सार्क के संस्थापक देश हैं। वर्ष 2007 में किस देश को और शामिल किया गया, नाम हो गया अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के शामिल करने से सार्क मजबूत नहीं हुआ है, बल्कि सार्क में चैलेंजेस और अधिक बढ़ गए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की अपनी समस्याएं हैं जो इसके माध्यम से सार्क में आई है। उसके बाद सार्क के सिद्धांत क्या है, तो सार्क के बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन आपको 2 सिद्धांतों को स्पेशली ध्यान रखना है। कहा गया है कि सार्क देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भारतीय विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत भी कहता है कि भारत एवं उसके पड़ोसी देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सार्क का दूसरा सिद्धांत है कि सार्क के मंच पर, सार्क के सम्मेलनों में, सार्क के मंच पर कोई भी सार्क के सदस्य किसी द्विपक्षीय मुद्दे को सार्क के प्लेटफॉर्म पर नहीं उठाएंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे सार्क का सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है तो उस सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को नहीं उठाएगा, बांग्लादेश तीस्ता नदी जल विवाद को उस प्लेटफॉर्म पे नहीं उठाएगा, नेपाल मधेसी आंदोलन को उस प्लेटफॉर्म पे नहीं उठाएगा, श्रीलंका तमिल इश्यू को नहीं उठाएगा। मतलब किन्हीं 2 देशों के मध्य। और ध्यान रखना यहां पर अगर देशों की बात करें तो ये सब देश को कनेक्ट करने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत है, और वो मामले भारत के साथ चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं द्विपक्षीय मामलों को ये देश उठाए बिना मानते नहीं है, और यही कारण है कि सार्क अपनी 35 वर्षों के बाद भी एक सफल संगठन के रूप में स्थापित नहीं हो सका है। उसके बाद हम देखें
तो सार्क का नया विकल्प बन रहा है कौन? बिम्स्टेक। उसका पहला कारण है सार्क का सफल न होना और भारत पाकिस्तान का बढ़ता हुआ तनाव। उसके बाद में आपसे पूछे कि सार्क का महासचिव कौन है, तो सार्क के वर्तमान महासचिव है अमजद बी हुसैन, जो पाकिस्तान के हैं। अमजद बी हुसैन जनरल सेक्रेटरी ऑफ सार्क 2017 बने थे। और आपसे पूछे सर महासचिव का चयन कैसे होता है, तो ये अल्फाबेटिकली होता है। जैसे आ गया अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान के बाद में बांग्लादेश का, बांग्लादेश के बाद में, ऐसे अल्फाबेटिकली जो देश आएगा उसके हिसाब से उसका महासचिव बनेगा। उसके बाद आपसे पूछे कि वर्तमान में किन किन देशों को सार्क में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, तो उत्तर होगा अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन, म्यांमार, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, मॉरिशस और जापान, ये देश हैं। तो ये एक मैंने आपको बेसिक बताने का प्रयास किया। उसी बेसिक में एक पॉइंट और ध्यान रखना है, अभी तक सार्क के 3 सम्मेलन भारत में हुए हैं और वो 3 समिट जो है 1986, 1995 और 2007 के अंदर ये सम्मेलन जो है वो भारत में हुए। तो ये आपका था सार्क। आगे बढ़ते हैं हम। सार्क से रिलेटेड अगर इसके आगे आपका प्रश्न बन सकता है सार्क से, तो और क्या बन सकता है मेरे दृष्टिकोण से? सार्क से और प्रश्न क्या बन सकता है? तो एक तो बन सकता है कि सार्क में क्षेत्रीय सहयोग के कौन से बिंदु रखे गए हैं, क्षेत्रीय सहयोग के लिए किन किन बिंदुओं का चयन किया गया है क्षेत्रीय सहयोग के लिए, रीजनल कोऑपरेशन के लिए। तो आप लोग ध्यान रखना, सार्क का नाम ही है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो जाहिर सी बात एक प्रश्न उठेगा कि क्षेत्रीय सहयोग किस किस क्षेत्र में? तो ध्यान रखना, जब दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की रूपरेखा तैयार की जा रही थी, तो उस समय उसकी रूपरेखा के समय मतलब जब सार्क की रूपरेखा बन रही थी, तो रूपरेखा के समय अगस्त 1983 में, ध्यान रखना, सार्क की स्थापना से पहले जब सार्क बन रहा है तो ये तय किया गया होगा कि हमें किन किन मुद्दों पर क्षेत्रीय सहयोग को करना है। तो वो जो बिंदु है वो आपको ध्यान रखने हैं। वो बिंदु है कृषि, ध्यान रखना, आप लोग उसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। नंबर 1, किन किन क्षेत्रों में सार्क आपस में सहयोग करेगा? तो कृषि। नंबर 2, स्वास्थ्य सेवाएं। नंबर 2, स्वास्थ्य सेवाएं। नंबर 3, डाक तार। नंबर 3, डाक तार। नंबर 4, खेल कूद। नंबर 5, सांस्कृतिक सहयोग। नंबर 5, सांस्कृतिक सहयोग। नंबर 6, विज्ञान एवं तकनीकी। नंबर 7, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। नंबर 8 और नंबर 9, आप बताइए नंबर 9 कौन सा होगा? तो दूरसंचार एवं यातायात। तो आप स्पष्ट रूप से इसको लिखने का प्रयास करें। और एक होगा मौसम विज्ञान। तो आप लोग ध्यान रखना, आपसे अगर क्वेश्चन ये वाला पूछे कि सार्क में, दक्षिण में कौन से बिंदु जो है वो क्षेत्रीय सहयोग के लिए चयनित किए गए हैं, तो दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए जो
चयनित किए गए हैं वो है नंबर 1 एग्रीकल्चर। कृषि मतलब सार्क देश कृषि क्षेत्र में आपस में रीजनल कोऑपरेशन करेंगे, क्षेत्रीय सहयोग करेंगे। दूसरा स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज। तीसरा पोस्टेज एंड टेलीग्राफ। नंबर 4 खेलकूद स्पोर्ट्स। नंबर 5 कल्चरल कोऑपरेशन, सांस्कृतिक सहयोग। नंबर 6 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं तकनीक। नंबर 7 ग्रामीण विकास। नंबर 8 दूरसंचार एवं यातायात और नंबर 9 मौसम विज्ञान। यहां तक कि भारत ने अभी लेटेस्ट ये प्रपोज किया है कि दक्षिण एशिया के मौसम विज्ञान के लिए सार्क सैटेलाइट भारत स्टैब्लिश करना चाहता है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं सार्क की सबसे बड़ी कमी है कि सार्क के देश भारत के हर कदम पर संदेह करते हैं। ये भी हम कमियां बताएंगे। तो ये पॉइंट्स आप कहेंगे, आपसे पूछे कि जिस समय सार्क की रूपरेखा तैयार की गई, जिस समय सार्क की स्थापना की जा रही थी, उस समय क्षेत्रीय सहयोग के कौन से बिंदुओं का चयन किया गया था या किन किन बिंदुओं पर क्षेत्रीय सहयोग करना है, वो कौन से थे? तो ये 9 बिंदु थे। उसके बाद में ध्यान रखना 1985 में 1985 में सार्क में क्षेत्रीय सहयोग के लिए 3 नए क्षेत्र जोड़े गए। 3 नए क्षेत्र जोड़े गए। आपसे पूछे कि 3 नए क्षेत्र कौन से थे? सार्क में 3 नए क्षेत्र जोड़े गए, वो 3 क्षेत्र कौन से थे? तो उत्तर होगा 3 क्षेत्र होंगे। नंबर 1 सार्क के देश आपस में क्षेत्रीय सहयोग करके आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाएंगे और प्लस उसका निवारण करने का प्रयास करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त अभियान एवं निवारण। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में सार्क के देशों के बीच में सबसे बड़ा तनाव जो है वो स्पेशली भारत पाकिस्तान के बीच में, और भारत पाकिस्तान के बीच का तनाव का सबसे बड़ा कारण सीमा पार आतंकवाद है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। और आप देख सकते हो कि यहां पर आतंकवाद क्षेत्रीय सहयोग का एक मुद्दा है और पाकिस्तान उसी का वायलेशन कर रहा है। यह भी सार्क की असफलता का एक कारण है। दूसरा जो है मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना, जो ड्रग सप्लाई होती है सार्क के देशों की आपस की सीमाओं के माध्यम से, उसको रोकना। और तीसरा है क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना। क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना। तो आप लोग ध्यान रखना, ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये बेसिकली पॉइंट किस बात के हैं? तो ये बिंदु है क्षेत्रीय सहयोग के। ये अभी तक इस टाइप का एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन इन फ्यूचर में यहां से ऐसा प्रश्न बन सकता है, उसको आप स्पेशली याद रखेंगे। आगे हम बढ़े, इसके आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे हम देखें तो एक क्वेश्चन आपका आपसे ये पूछे कि सार्क में साप्टा क्या है? साप्टा क्या है? अगर ये वाला प्रश्न आपसे पूछे कि साप्टा क्या है, तो यहां पर आप देखना साप्टा का मतलब होगा साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। मैंने एक क्लास में आपको पूरा समझाया था, फिर वापस समझा देता हूं। इसी को हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशिया वरीयतापूर्ण व्यापार समझौता। दक्षिण एशिया वरीयतापूर्ण व्यापार समझौता। आपसे पूछे
कि दक्षिण एशिया वरीयतापूर्ण व्यापार समझौता क्या है, तो उससे देखने के लिए पहले आप इतना सही जान लीजिए कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किसे कहते हैं। जब दो देश या किसी संगठन के सदस्य, जब दो देश या किसी संगठन के सदस्य व्यापार में आपस में एक दूसरे को वरीयता दे, प्रेफरेंस टू ईच अदर, वरीयता दे। जैसे अगर सार्क में मान लीजिए भारत चाय का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है और सार्क में पाकिस्तान ने भारत से चाय मांगी और अमेरिका ने भी मांगी, तो भारत सार्क का मेंबर होने के नाते पहली वरीयता किसको देगा? पाकिस्तान को। तो जब दो देश या किसी संगठन के सदस्य व्यापार में आपस में एक दूसरे को वरीयता प्रदान करे तो इस प्रकार के समझौते को साफ्टा कहते हैं। और दक्षिण एशियाई देशों के मध्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए ही 11 अप्रैल 1993 को यह समझौता हुआ था। अगर आपसे पूछे कि साफ्टा समझौता कहां पर हुआ था, तो ये 11 अप्रैल 1993 को सार्क के 7वें सम्मेलन में ये कहां पर हुआ, तो ये बेसिकली सार्क के 7वें सम्मेलन के दौरान ढाका में हुआ था। और इसका मेन ऑब्जेक्ट था कि सार्क के देश व्यापार में एक दूसरे को वरीयता प्रदान करेंगे। साफ्टा आपसे पूछे कि साफ्टा लागू कब हुआ, ये लागू कब हुआ, तब उत्तर होगा 1995 में। ये लागू हुआ है 1995 में। लेकिन यहां दुख का विषय यह है कि सार्क में साफ्टा बहुत पहले स्टैब्लिश हो गया, लेकिन अब भी उसके इंप्लीमेंटेशन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल की सोच के साथ यह समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, इसी से जुड़ा हुआ एक बिंदु आपके पास में और होगा, और वो आपसे पूछे और वो है कि सार्क में साफ्टा क्या है। सार्क में साफ्टा क्या है, अगर ये वाला पूछे तो उत्तर होगा आपका साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसी को हम कहते हैं हिंदी में दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका पूरा नाम होगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी कोई फ्री ट्रेड की बात करे, मुक्त व्यापार की बात करें और मुक्त व्यापार का समझौता हो, तो उस स्थिति में वे देश आपस में एक दूसरे को वरीयता प्रदान करते हैं और आयात शुल्क जो है, जिसको हम इंपोर्ट फी कहते हैं, उस आयात शुल्क में चरणबद्ध तरीके से कमी होती है। रिड्यूस द इंपोर्ट फी स्टेप बाय स्टेप। आयात शुल्क में चरणबद्ध तरीके से कमी की जाती है। इसमें FTA में, और स्पेशली FTA जो होता है वो गुड्स के क्षेत्र में होता है, वस्तुओं के क्षेत्र में होता है। ये समझौता है 6 जनवरी 2004 को हुआ था। साफ्टा जो है ये बेसिकली 6 जनवरी 2004 को जो सार्क का 12वां सम्मेलन पाकिस्तान में हुआ था, वहां पर यह समझौता हुआ था और साफ्टा लागू हुआ वर्ष 2006 में।
वर्ष 2006 में। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखना कि सार्क देशों के मध्य आपस में क्षेत्रीय सहयोग को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौते की रूपरेखा को लाया गया। और ये मुक्त व्यापार समझौता की जो नींव पड़ी है वो पड़ी है 6 जनवरी 2004 को, जब सार्क का 12वां सम्मेलन पाकिस्तान में हुआ था, और ये लागू हुआ है वर्ष 2006 में। तो यहां पर ये बिंदु भी बहुत बेहतर तरीके से आपको याद रहना चाहिए। ये इतने ज्यादा चर्चा में इसलिए नहीं आ सके क्योंकि सार्क के अंदर, सार्क के सम्मेलन जैसे स्टार्ट होते हैं उसमें द्विपक्षीय मुद्दों को उठाया जाता है, सार्क के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है, जिसके कारण सार्क वास्तविकता में ये जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है जिस पर काम करके नाफ्टा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आज फ्री ट्रेड पर काम करके यूरोपियन यूनियन कहां पहुंच चुका है, वहीं सार्क अपने 35 सालों के बाद भी अपने ट्रेड बैरिकेशंस को दूर नहीं कर सका है। क्यों? क्योंकि ये तब तक नहीं होगा जब सार्क देशों के बीच में पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन नहीं होगा। तो ये बिंदु भी आप इसमें ध्यान में रखें। एक लास्ट पॉइंट अब हम जा रहे हैं और एक बिंदु पे हमें चर्चा और करनी चाहिए, और वो है सार्क से रिलेटेड ही। आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सार्क अपनी स्थापना की लगभग 4 दशक, 35 वर्ष मतलब लगभग चौथा दशक चल रहा है, 4 दशक के बाद भी एक सफल संगठन के रूप में स्थापित क्यों नहीं हो सका है? स्थापित क्यों नहीं हो सका है? इसका उत्तर हमें देखना चाहिए। और चूंकि आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, कल को आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाएंगे, तो आपको भी इसकी रिपोर्ट तैयार करने का कहा जा सकता है कि बताइए कि वो कौन से कारण हैं जिन कारणों से सार्क अपनी स्थापना के 4 दशक लगभग होने जा रहे हैं तब भी एक सफल संगठन के रूप में एस्टैब्लिश नहीं हो सका है। तो उस स्थिति में आपका उत्तर क्या होगा? तो आप लोग ध्यान रखना, पहले तो आप बेसिक चीजें बताएंगे कि दिसंबर 1985 में दक्षिण एशिया देशों के मध्य क्षेत्रीय सहयोग को स्थापित करने के लिए जिस संगठन की स्थापना की गई उसे सार्क या दक्षेस कहा जाता है। परंतु अपनी स्थापना के लगभग 35 वर्षों के बाद भी सार्क अभी तक एक सफल संगठन के रूप में स्थापित नहीं हो सका है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। अब वो कारण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे पहला कारण जो आपको दिखाई देगा, फिर दूसरा, तो हम एक एक कारण के बारे में पढ़ते जाएं कि पहला कारण क्या है। तो मेरे दृष्टिकोण से इसका पहला कारण होगा सार्क का एक बहुउद्देशीय संगठन होना। इसका पहला कारण होगा सार्क का एक बहुउद्देशीय संगठन होना, अर्थात सार्क का उद्देश्य निश्चित नहीं है। जब सार्क का उद्देश्य निश्चित नहीं है तो इस स्थिति में सार्क अपने ऑब्जेक्ट को फिक्स नहीं कर पा रहा है। सार्क का उद्देश्य है दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, सामूहिक आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी करना, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सहयोग को स्थापित करना, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपस में सहयोग को स्थापित करना, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना। जब इतना उद्देश्य होगा तो आप किसी भी उद्देश्य पर काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सार्क में कुछ रिफॉर्म्स करके इसके ऑब्जेक्टिव जो है, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको फिक्स किया जाना चाहिए। तो पहला पॉइंट होगा सार्क का बहुउद्देशीय संगठन होना, इसलिए किसी भी उद्देश्य पर काम नहीं हो पा रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा जो है, सार्क सम्मेलनों में जो घोषणाएं की जाती हैं
उन घोषणाओं का क्रियान्वयन नहीं होना, क्रियान्वयन न होना। मतलब आप देखना, जब जब सार्क की समिट हुई है तब तक उसमें 42 बिंदु घोषणा पत्र में दिए गए हैं। 42 पॉइंट्स, 43 पॉइंट्स, 36 पॉइंट्स दिए गए हैं कि इस एक साल में हम ये करेंगे, जबकि होना चाहिए कि हम इन 3 पॉइंट्स पर काम करेंगे। जितना सीमित उद्देश्य लेकर चलेंगे उतनी सफलता की संभावना उतनी ज्यादा होगी। तो पहला, सार्क का एक बहुउद्देशीय संगठन होना, और दूसरा, सार्क की घोषणाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन न होना। तीसरा पॉइंट, तीसरा और इंपॉर्टेंट है, सार्क देशों द्वारा ही या सार्क के सदस्य देशों द्वारा ही सार्क के सिद्धांतों का उल्लंघन करना, सिद्धांतों का उल्लंघन करना। यह भी एक बिंदु है जो आपको ध्यान में रखना है। सार्क के सिद्धांतों का उल्लंघन करना, वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ सार्क, सार्क के सिद्धांतों का। और सार्क का सिद्धांत क्या है? सार्क का सिद्धांत है कि सार्क के देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन सार्क की शुरुआत ही आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से होती है। सार्क के देश द्विपक्षीय मुद्दों को नहीं उठाएंगे, लेकिन सार्क के देश बार बार द्विपक्षीय मुद्दों को, जैसे पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को मंच पर उठाता है, उससे सार्क अपने ऑब्जेक्ट पर काम ही नहीं कर पाता है। तो ये होगा तीसरा। चौथा आपको लिखना है, फोर्थ जो है, सार्क का सबसे बड़ा देश, सार्क का सबसे बड़ा देश भारत है। सार्क का सबसे बड़ा देश, वो चाहे क्षेत्रफल ले लीजिए और चाहे जनसंख्या ले लीजिए, सार्क का सबसे बड़ा देश भारत है। परंतु भारत पर संदेह करना भी सार्क की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण है। संदेह का मतलब, जैसे भारत ने कहा कि सार्क में तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए, मौसम विज्ञान को बेहतर करने के लिए भारत सार्क सैटेलाइट छोड़ेगा, लेकिन सार्क के देश ऐसा सोचते हैं कि ये भारत जो है वो मौसम विज्ञान की जानकारी कम और हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी कर सकता है या ऐसे डेटाज ले सकता है जिससे उनको नुकसान हो सकता है, जबकि ऐसा दूर दूर तक नहीं है। इसलिए सार्क को यदि मजबूत बनाना है तो सबसे पहले उन्हें भारत जैसे देश पर, जो सार्क का सबसे महत्वपूर्ण देश है क्षेत्रफल और जनसंख्या के पॉइंट से, और सार्क में सबसे ज्यादा वित्तीय सहयोग भी करता है, उस पर आपको विश्वास करना होगा। इसके अलावा एक जो है, सार्क की असफलता का एक कारण यह भी है कि सार्क देशों में शासन में भिन्नता, ये भी इसके सफल ना होने का एक कारण है। शासन में भिन्नता, और वो कैसे? जैसे आप देखोगे, भारत पिछले 70 वर्षों से लोकतांत्रिक देश है, वही दूसरी ओर भारत के 2 महत्वपूर्ण पड़ोसी और सार्क के 2 महत्वपूर्ण सदस्य पाकिस्तान और बांग्लादेश में लंबे समय तक तानाशाही और लोकतंत्र के बीच में आंख मिचौली चल रही है। यही हाल भारत के दक्षिण के मालदीव का रहा, जहां पर मैमून अब्दुल गयूम के नेतृत्व में लोकतंत्र रहा, लेकिन 30 वर्षों तक वो अकेले राष्ट्रपति रहे। इसी प्रकार श्रीलंका में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जो भारत से अलग है। इसी प्रकार भूटान और नेपाल में लंबे समय तक राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही, उसके बाद राजतंत्र एवं लोकतंत्र दोनों आए, लेकिन सदस्य देशों की तुलना में वहां पर भिन्नता अब भी है। इसलिए शासन के स्वरूप में यह भिन्नता भी कहीं न कहीं इन देशों के मध्य सार्क को सफल होने से रोकती है। तो ये पॉइंट्स आपको कुछ याद रखने हैं कि सार्क अपनी स्थापना के 4 दशक बाद भी एक सफल संगठन के रूप में स्थापित क्यों नहीं हो सका है। उससे हम आगे बढ़े और एक क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछ ले कि सार्क को सफल कैसे बनाया जा सकता है, जो मैंने बताया वो उसकी कमियां हैं, और आपसे पूछे कि सार्क को सफल कैसे बनाया जा सकता है,
तो आपका उत्तर होगा जो कमियां हैं उन कमियों को दूर कर दिया जाए। जैसे सार्क का उद्देश्य निश्चित किया जाए, सार्क की घोषणाओं पर बेहतर क्रियान्वयन हो, सार्क के देशों में कनेक्टिविटी को और अधिक बढ़ाया जाए, सार्क में रीजनल कोऑपरेशन के लिए जो रीजनल पॉइंट्स दिए गए हैं जैसे कृषि, मौसम विज्ञान, उस पर अलग अलग समय पर अलग अलग मीटिंग्स हो, सार्क के देश साल में 2 साल में केवल एक बार न मिले बल्कि हर 3 महीने बाद रीजनल कोऑपरेशन की अलग अलग देशों में मीटिंग हो, सार्क को अन्य संगठनों के साथ अन्य देशों के साथ जोड़कर इसे और बेहतर बनाया जाए, सार्क के देश भारत पर संदेह न करें बल्कि भारत को सार्क का इंजन समझकर उसका सहयोग करें, साथ ही साथ सार्क देशों की शासन में भी समरूपता हो। यह हालांकि उनके आंतरिक मामला है लेकिन फिर भी सुधार करके निश्चित रूप से सार्क को सफल बनाया जा सकता है। अब एक पॉइंट हम ये पढ़ें, एक बिंदु आपका ये हो कि क्या सार्क वर्तमान में प्रासंगिक है? इज सार्क रेलिवेंट इन द चेंज सिनेरियो? क्या सार्क वर्तमान के बजाय क्या सार्क बदलते परिदृश्य में प्रासंगिक है? अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसका उत्तर क्या होगा? तो यहां पर देखो, जब भी कोई क्वेश्चन क्या से स्टार्ट हो रहा हो तो ध्यान रखना उस क्वेश्चन का पक्ष भी होगा और उसका विपक्ष भी होगा। इसका मतलब हुआ कि उत्तर लिखते समय आपको ये थोड़ा सा बताना है कि हां सार्क अप्रासंगिक है, लेकिन फाइनली आपको टच देना है कि सार्क की प्रासंगिकता अब भी है। तो दोनों पॉइंट आ गए। फिर एक है बदलता परिदृश्य, इसको आप लीजिए और इसका मतलब होगा बदलता परिदृश्य मतलब हम किस सदी में चल रहे हैं? 21वीं सदी के अंदर। और 21वीं सदी के अंदर अगर आप देखोगे तो जो नया दौर है वो है भूमंडलीकरण का नया दौर। भूमंडलीकरण का नया दौर, दक्षिण एशिया की नई चुनौतियां, दक्षिण एशिया की सामूहिक चुनौतियां जैसे ग्लोबल वार्मिंग, कोरोना संकट, आतंकवाद, हिंद महासागर की सुरक्षा। एक आपको पता है कि दक्षिण एशिया के तमाम देश जो है वो जूझ रहे हैं, किससे? वो जूझ रहे हैं गरीबी और बेरोजगारी से। आवश्यकता है ब्लू इकोनॉमी पर बल देने की। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है कि क्या सार्क बदलते परिदृश्य में प्रासंगिक है? तो इसकी स्टार्टिंग हम ऐसे करेंगे। दिसंबर 1985 में दक्षिण एशिया के देशों ने आपस में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ढाका में दक्षेस अर्थात सार्क की स्थापना की, जिसके संस्थापक देश दक्षिण एशिया के 7 देश थे। परंतु अपनी स्थापना के लगभग 35 वर्षों के बाद भी सार्क एक सफल संगठन के रूप में स्थापित नहीं हो सका है। इसलिए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सार्क की प्रासंगिकता कम हो रही है।
परंतु व्यापक विश्लेषण किया जाए तो सार्क की अहमियत अब भी बनी हुई है। आज जब 21वीं शताब्दी का दौर भूमंडलीकरण का नया दौर है, कोविड-19 जैसा संकट हमारे सामने है, उन स्थितियों के अंदर यदि सार्क देश आपस में मिलकर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दें, रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा दें, आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाए, तो निश्चित रूप से सार्क एक सफल संगठन बन सकता है और सार्क की सफलता इसी में निहित है। साथ ही साथ वर्तमान में जब संगठनों की महत्ता बढ़ रही है, संगठनों की महत्ता लगातार बढ़ रही है, तो उस स्थिति में सार्क की प्रासंगिकता 21वीं शताब्दी में भी कम नहीं बल्कि और अधिक बड़ी है। आवश्यकता सार्क को समाप्त करने की नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि सार्क की कमियों को दूर कैसे किया जाए। सार्क की कौन सी कमियां हैं जिनको देश आसानी से कम करके और दक्षिण एशिया में सार्क को और बेहतर बना सकते हैं। सार्क का बेहतर विकल्प बनाने का प्रयास भी किया गया तो सार्क देशों की कमियां तो वहां भी नजर आएगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सार्क को ही दक्षिण एशिया के बेहतर प्लेटफॉर्म के रूप में स्टैब्लिश किया जाए। सार्क की प्रासंगिकता आज भी वही है। अगर आवश्यकता है तो वो है सार्क की कमियों को समय रहते दूर किया जाए। यह सत्य है कि सार्क का नया विकल्प बिम्स्टेक के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन बिम्स्टेक ऐसा संगठन है जो दक्षिण एशिया का भी है और दक्षिण पूर्वी एशिया का भी है। इसलिए बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया का एक सेतु तो बन सकता है, लेकिन सार्क का विकल्प नहीं ले सकता। दक्षिण एशिया अर्थात सार्क और दक्षिण पूर्वी एशिया अर्थात आसियान के बीच अगर कोई बेहतर विकल्प बन सकता है तो वो विकल्प है बिम्स्टेक, लेकिन सार्क अपनी जगह पर रहेगा। आवश्यकता इस बात की है कि सार्क देशों के आपसी सहयोग के लिए दक्षिण एशिया की चुनौतियों को समझा जाए। दक्षिण एशिया के देशों के आपसी विवादों का समाधान वो द्विपक्षीय स्तर पर करे ताकि सार्क के मंच पर इस प्रकार के मुद्दे न आए। तो दोस्तों, आज मैंने आपके सामने सार्क को बेहतर तरीके से रखने का प्रयास किया। सार्क के सम्मेलनों पर चर्चा मैं इसलिए नहीं की क्योंकि सार्क के सम्मेलन इतने इंपॉर्टेंट है नहीं और हो भी नहीं हो पा रहे हैं। उसका करंट अपडेट मैं आपको निश्चित रूप से दूंगा। जितना विश्लेषण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है उसको आप बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें। कल हम फिर एक नए अंतरराष्ट्रीय मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।